देखते हैं कि रशियन एम्पायर के बारे में कि मतलब किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम पाते हैं कि रशियन एम्पायर जो है वो रशियन रिवॉल्यूशन में कैसी भूमिका निभाया। तो कोई भी जो रिवॉल्यूशन होगी उसमें जब भी कोई एम्पायर फेल्योर करता है, ख़ास तौर से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में, तभी जाकर के जो है वहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रशियन एम्पायर है वहाँ पे क्या है, उसकी साइज़ कैसी है। तो ईस्ट यूरोप में रसिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री था, बहुत बड़ा देश था, जिसमें लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, बेलारूस, फिनलैंड ये सब जो है शामिल थे। जो वर्तमान में देश हैं वो उसमें शामिल थे। वहाँ का शासक जार निकोलस था। कब? 1914 में, 1914 में। इसके बाद से वहाँ पे जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो जो है रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। साथ ही वहाँ पे कैथोलिक्स भी रहते हैं, प्रोटेस्टेंट भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं। मतलब ये लोग माइनॉरिटीज़ हैं। मेजॉरिटी में जो है रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। तो ये चीज़ें। इसके बाद से है कि वहाँ पे जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। वहाँ 85% लोग एग्रो वर्क्स में इन्वॉल्व हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे 85% लोग वो कृषि से जुड़े हुए हैं, तो किसान होंगे, ठीक है, पीजेंट्स वगैरह होंगे। इसके बाद से है इंडस्ट्रीज़ वेयर इन देयर इनिशियल स्टेज। वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने शुरुआती समय में हैं, और शुरुआती समय में है तो इसको जो है बढ़ावा कौन दे रहा होगा? जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इसमें जो है काम कर रहे होंगे, वो जो है इन्वेस्ट किए होंगे, वो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे होंगे। आगे है पीजेंट्स वेयर डीपली रिलीजियस बट नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। तो किसान आप अपने वहाँ भी देख सकते हो कि गांव में अगर देखोगे कभी कभी तो ऐसा देखने को मिल जाएगा कि लोग जो है बहुत ही डीपली रिलीजियस होते हैं। जैसे गांव में कुछ ऐसे देवी देवता होते हैं जो गांव के होते हैं ख़ास तौर से, तो उन लोगों की भी पूजा वगैरह लोग करते रहते हैं, वहाँ जाते हैं और ये सारी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर भी थी। मतलब इस तरीके की जो दकियानूसी है, एक तो वहाँ पे मेजॉरिटी भी है ऑर्थोडॉक्सिज्म का, ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियनिटी है, तो वैसे भी वो पूरा माहौल बना हुआ है और उसमें जो है, तो इसी वजह से जो ये डीपली रिलीजियस पीजेंट्स हैं वहाँ पे। लेकिन उनके अंदर रेस्पेक्ट नहीं है नोबिलिटी के लिए। नोबिलिटी के लिए क्यों रेस्पेक्ट नहीं है? क्योंकि जो नोबल्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स जो है उनके पास रहेंगे, ठीक है, लैंड होल्डिंग्स है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, लोगों से बेकार काम कराएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद भी वो जो है टैक्स नहीं देंगे। टैक्स कौन देगा? पीजेंट देगा। तो इस तरीके की चीज़ें, तो इस वजह से वो अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा है लोगों के साथ। ऑब्वियस है कि लोग भी उसके साथ अच्छा नहीं करेंगे। लेकिन यही जब हम रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरीके से जब जो संपत्ति है उसका बंटवारा होता है, उसके बाद भी लोग जो अच्छे नोबल्स हैं, अच्छे लोग हैं, उनको जो है उनको बचाते हैं, किस तरीके से जो है उनका साथ देते हैं कि नहीं आप रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे रही थी। और ये जो है वहाँ की इकोनॉमी के बारे में अब मैंने बता दिया कि 85% अगर जो है एग्रो इकोनॉमी है और ये इनिशियल स्टेज में है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे सिटीज़ कम ही डेवलप होंगी, क्योंकि जब पीजेंट्स हैं तो गांव ही डेवलप होंगे और शहरों का जो है कामकाज वो बहुत ही कम होगा। आप देख ही रहे हो, रेस्ट जो है 15% बच रहा है, उसी में नोबल्स भी हैं, किंग भी है, कुछ जो क्लर्गी होगी वहाँ की, जो मतलब जो चर्च के लोग हैं वो भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें, और इसके बाद से यही चीज़ें, और इन्हीं के कारण, ये बैकग्राउंड हो गया पूरा, इन्हीं के कारण जो है जो स्ट्रेस होगा इन 85% को, यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को, तो ये स्ट्रेस ही जो है वो स्ट्राइक के लिए इनको प्रेरित करेगा। और जब ये स्ट्राइक करेंगे, जैसे तो मतलब स्ट्राइक्स वगैरह होती नहीं थी वहाँ पे, ठीक है, उनको भी रोका हुआ था, लेकिन इसके बाद से जैसे मतलब स्ट्राइक होता है वहाँ पे, तो जैसे आप दिया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896-97 में स्ट्राइक हुआ,
और 1902 में जो है वो जो मेटल इंडस्ट्री है वहाँ पे स्ट्राइक हुआ। तो ये स्ट्राइक्स क्यों हुए भाई? जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स थे, कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए जो है चीज़ें जो सस्टेनेबल नहीं थी जिसमें वो सस्टेन कर पाए, तो फिर जो है उनको दिक्कत हो रही थी और इसके लिए उन लोगों ने जो है स्ट्राइक किया। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोग जो है स्ट्राइक करने को मजबूर हुए। और इसके बाद से फिर आप देखोगे कि तो मतलब ये हुआ कि भाई असंतोष हो गया, फिर मार्क्स की जो चीज़ें थी वो चीज़ें जो है आएंगी और कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों से प्रेरित होकर के लोग जो है वो इनमें काम करेंगे। और इसके बाद से फिर क्या होगा कि कुछ ऐसी रिवोल्यूशनरीज इस्टेब्लिश की जाएंगी जिनमें लेनिन आएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद से शुरुआत होगी, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा, उसका अपोज करेंगे लेनिन की, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, फिर उसमें जो है जार जो है वो शामिल करेंगे रशिया की, और ये सारी चीज़ें, तो एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा ये रिवोल्यूशन के लिए। अब हम देखते हैं सोशलिज्म इन रसिया। रसिया में किस तरीके से जो है समाजवाद आता है, इसके लिए जो बैकग्राउंड मैंने बताया कि किस तरीके से क्या चीज़ें रहीं। फिर आगे है द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये वर्कर्स पार्टी है। वर्कर्स पार्टी क्यों है? क्योंकि इसमें जो है मजदूर होंगे और मजदूरों की जो पार्टी है इसको इस्टेब्लिश किया गया है कब? 1898 में। और ये बेस्ड है किस पे? जो मार्क्स का आइडिया है, मार्क्सिज्म पे, ठीक है, मार्क्सवाद पे बेस्ड है। मार्क्सवाद जो है वही जो है इसके उसमें है कि मतलब कैसे क्या चीज़ें रहेंगे। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि ये पार्टी लीगल होगी या इलीगल होगी। ये चीज़ें हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज वेयर इलीगल बिफोर 1914, मतलब 1914 के पहले की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रहीं वो सब इलीगल मानी जाती थी। हाँ, एक बात और कि इस पार्टी ने जो है किस तरीके से अवेयरनेस लोगों के बीच फैलाया होगा, उसके लिए एक मीन है कि इसके पास एक न्यूज़पेपर था। और न्यूज़पेपर से होगा तो क्या होगा, उसमें बहुत सारी जो है आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, लेख लिखे जाएंगे, और वो सारे आर्टिकल्स से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने विचारों को, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल इंटेलेक्चुअल्स, वो अपने विचारों को, जो भी सोसाइटी में हो रहा है, जो भी लोगों के साथ गलत हो रहा है, उन सारी चीज़ों को स्प्रेड करेंगे। और इस तरीके से न्यूज़पेपर एक माध्यम बना उनको अपने विचारों को जो है लोगों तक पहुंचाने का। और फिर क्या होगा कि इनकी ये जानकारी जो है लोगों तक जाएगी, और जब लोगों तक ये सारी जानकारी जाएगी तो क्या होगा कि लोगों को तब लगेगा कि अरे हम तो इतना दे रहे हैं, इसके बाद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तभी आती हैं जब कोई उनको बताता है, क्योंकि जो लोअर क्लास होता है ना, वो बस जैसे तैसे जी लेने में विश्वास करता है, जब तक उसको नहीं बताया जाए कि आपके साथ ये गलत हो रहा है। और जैसे ही बता दिया जाता है, जैसे ही उनको पता चल जाता है और वो अवेयर हो जाते हैं, तो फिर वो खुद ही अपनी आवाज़ जो है बुलंद करने लगते हैं। तो ये चीज़ें रही। इसके बाद से हम देखते हैं कि कंट्री साइड में, अब चूंकि वर्कर्स पार्टी है तो ये सिटी साइड में होगी, मतलब शहरों में होगा। कंट्री साइड में क्या है? देहात में। तो देहातों में क्या है कि जो देहात का क्षेत्र है वहाँ पे किसान रहेंगे, और वहाँ पर जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया कब? इन 1900, 1900 शताब्दी में जो है इसका गठन किया गया, जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत के जस्ट पहले। तो इसके गठन के बाद क्या होगा कि अब जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज हैं उनका एक्सपेंशन जो है वो हो जाएगा देहातों तक, कंट्री साइड तक। और जब किसानों को इस बारे में पता चलेगा, जैसे किसानों में वहाँ की जो व्यवस्था थी कृषि की, उसमें ये था कि कम्यून था, और जो है वो पूरी जो ज़मीन थी उनकी वो एक साथ, मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग टाइप का उसको आप कह सकते हो, क्योंकि सभी लोगों की ज़मीन एक साथ रहती थी, और जिसको जितनी ज़मीन की बुआई करना है उतना जो है उसको आवश्यकता के अनुसार जो है वो कम्यून जो है डिलीवर कर देता था। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर थी। तो सबको जो है अपने ज़रूरत भर की जो है ज़मीनें मिल जाती थी, तो इसलिए लोगों का सारी चीज़ सही चल रहा था, तो ऐसी कोई बात नहीं थी वहाँ पे।
लेकिन जैसे ही ये चीज़ें आएंगी, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ आएंगे, वो वैसे ही लोगों को लगेगा कि हमको और चाहिए, हम और बेटर ज़िंदगी जी सकते हैं, हमें और बेहतर चाहिए। तो फिर जो है वहाँ से ये डिमांड आएगी। इसके बाद से है लेनिन साहब, सभी लोग शायद नाम जानते हों, व्लादिमीर लेनिन का। ये जो है वहाँ पे जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट रही रसिया की, उसके फाउंडर रहे। और लेनिन साहब जो है ये महसूस किए कि जो पीजेंट्स हैं, जो कंट्री साइड में रहते हैं, ये लोग जो है यूनाइटेड नहीं है, मतलब वो लोग जुड़े नहीं हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो कृषि की उनकी परंपरा थी, उसमें तो कहीं ना कहीं जो है यूनिफिकेशन काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर जो चीज़ें काफ़ी अच्छे से होंगी। उसके बाद से है कि रणनीतिक लेवल पे, रणनीति के स्तर पे जो है वहाँ पर दो पार्टीज थीं, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। मेंशेविक जो है वो बहुत ज़्यादा उग्र नहीं थे, लेकिन बोल्शेविक्स जो है वो बहुत ज़्यादा उग्र थे, और ये जो है मज़दूरों के तक ही सीमित थे। लेकिन वहीं बोल्शेविक्स जो है ये मज़दूरों और किसानों दोनों की ही बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वही जो सोशलिज्म को के उभार में, इमरजेंस में वो काम करी रसिया में। और फिर क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई उसको हम देखते हैं।